वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जब भी देख रहे हो उस हिसाब से अपना अपना टाइम ले लो, क्योंकि यहाँ पे तो रात के 2 बजे हैं और मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, गैप ना पड़ जाए लेक्चर्स में और टू बी कॉन्टीन्यूस एंड ऑल। तो बच्चों, सब काम ठीक से चल रहा है और सबसे ज़रूरी काम होता है पढ़ना। आपके टाइम में अभी आपका टाइम मतलब आपके लाइफ में पढ़ना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। उसके बाद तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इंस्टाग्राम पे कितने लाइक आ गए मेरे, फेसबुक पे यार कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट है मेरी, एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, अरे वाह मैसेंजर पे मुझे इतने इतने कमेंट्स आ रहे हैं, है ना। वो चीज़ तो बाद में है, पहली चीज़ है पढ़ाई। तो पढ़ाई इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और वो चीज़ें को अभी साइड में करो। एटलीस्ट 2 साल 3 साल सब यही बोलते होंगे, बट आपको समझ आएगा कि वो सही बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया था। ठीक है, सर आपका टाइम में तो क्या था, अरे था, बहुत खुश था। चलो फालतू की बातें छोड़ के हम शुरू करते हैं आज अपना वेक्टर में। आज स्टार्टिंग में ना हम 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, पहले क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि जो हमने पीछे का किया है कुछ हमारे रिवीजन हो जाए। एंड उसके बाद हम कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे, नई चीज़ें वेक्टर्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निकालो अपनी अपनी कॉपी और वेक्टर्स। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं आज, है ना। फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड ऑल। तो एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, पहले वो ए पे था, देन वो बी पे आ गया। ठीक है, इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये लगा लो इसका रेडियस थीटा। मैंने क्वेश्चन देखा भी होगा, ठीक है, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटिकली कर लेते हैं। अब इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखता मैं, ये हमें गिवन है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी when the line joining the center and the particle turns through an angle theta। राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, फिर भी इसके साथ साथ बोलता हूँ ताकि पल्ले पड़ जाए। टेढ़ा होगा क्या? through an angle theta। ठीक है, ये क्वेश्चन है, राइटिंग एडजस्ट कर लो। कॉन्सेप्ट मजेदार होगा, ये पक्की बात है। राइटिंग ऊपर नीचे हो सकती है बट कॉन्सेप्ट वुड बी गुड। ये कह रहा है भाई, एक पार्टिकल था विच वॉज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप सबको पता है क्या होता है ना। यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। शायद आपको पता होगा, बहुत अच्छी बात है। अब वो घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मतलब जिसकी स्पीड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो रही है। सर्कल है तो चेंज होगी हर पॉइंट पर डायरेक्शन। कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल घूम रहा है, ए से बी पर चला गया वो। अब ए से बी पर चला गया तो बोलता है हमने क्या किया, सेंटर से उसकी जो 2 पोजीशंस थी उसको हमने ज्वाइन किया और हमने ये पाया कि वो जो लाइन थी, बेसिकली रेडियस वेक्टर होता है, वो लाइन मूव हुई थीटा एंगल से, टर्न हुई वो लाइन। ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन को हमने 2 पोजीशंस को ट्रैक किया सेंटर के हिसाब से, तब वो थीटा पोजीशन चेंज हुई, थीटा बदला वो। ठीक है, अब कह रहा है देखो वी से चल रहा है ना, एज्यूम करो वी से चल रहा था। ठीक है, V1 और V2, तो ये थीटा एंगल से आपका चेंज हुआ। ठीक है, तो फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, मुझे वेलोसिटी चेंज निकालना है। वेलोसिटी चेंज व्हेन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पार्टिकल टर्न्स विद एन एंगल थीटा, टर्न्स एन एंगल थीटा, विद लिख दो, विद एन एंगल थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, क्वेश्चन समझ आया। वेलोसिटी चेंज निकालना है, कंडीशन ये दी हुई है। अब सबसे पहली बात मुझे निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या
चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 होगा, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी डाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलोगे सर डायरेक्शन क्या होगी, वो बाद में बता दूंगा आपको, क्वेश्चन ऐसा है एग्जाम्स में तो इसलिए ऐसा बता रहा हूं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दिस। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल v2 थी, इनिशियल v1 थी, ठीक है। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने वेक्टर लगा दिया। अब सवाल ये आएगा कि सर ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए थी, तो v1 v2 क्यों लिया आपने। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सेम नहीं होती, स्पीड सेम होती है, तो इनके मॉड तो सेम हो जाएंगे। मतलब मॉड ऑफ v2 को मैं v ले सकता हूँ, मॉड ऑफ v1 को मैं v ले सकता हूँ, लेकिन वेलोसिटी तो अलग होगी ना, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए v1 v2 लिए। क्लियर। अब मुझे निकालना ये है, तो हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा है नया नया अभी पिछले लेक्चर में, तो हमको तो हो जाना चाहिए। सर एंगल कहाँ पता है इनके वेक्टर के बीच में, अरे निकाल लो एंगल, थीटा तो पता है हमको, हमें मैथ भी आती है, तो क्या हम एंगल निकाल सकते हैं। अगर चाहो तो इसको पॉज कर लो और एंगल निकाल लो जल्दी से, ठीक है। पॉज करके एंगल निकाल लो, फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इसको मैं यहां बनाऊं, और ये कुछ ऐसा था, ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा था। इसको मैं ऊपर खिसकाऊंगा और पैरेलल शिफ्ट करके अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है और दो लाइंस उन दो लाइंस के परपेंडिकुलर जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो दूसरी दो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर हैं उनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। सुनो दोबारा सुनो, इन दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, थीटा। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। सर्कल में होता है ना, कोई भी जब टेंजेंट करो तो वो परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस वेक्टर, रेडियस के। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि जो एंगल इन लाइंस के बीच में है वो एंगल इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होगा, होगा ना यार, सोचो। जो एंगल लाइन के बीच में है वो इनके परपेंडिकुलर के बीच में तो होगा, तो ये बोल सकते हैं कि ये थीटा है तो इनके बीच का एंगल ये भी थीटा हो गया। ऐसा समझ लो आप, ये जब एंगल जीरो होगा तो ये लाइंस भी ओवरलैप कर जाएंगे, जीरो हो जाएगा। ये एंगल बढ़ा तो ये लाइन उतनी खुली, या ऐसा समझ लो, कैसे भी समझ लो। ये थीटा तो ये थीटा, इतना समझ आना चाहिए भाई, इतना समझ आना चाहिए यार, है ना, बड़े हो गए यार, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये थीटा थीटा हो गया, ठीक है। जैसे ही हमें थीटा पता चला, हमें याद है अरे जब सब्ट्रैक्शन होता था तब रिजल्टेंट कैसे निकालता। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता हमें रिजल्टेंट निकालना है, v2 माइनस v1, कुछ याद है क्या बोलते थे हम, रिजल्टेंट क्या होता है, a प्लस बी। और ये भी क्या होता था अगर मुझे रिजल्टेंट r1 निकालना हो, a प्लस माइनस बी। ऐसे तो हमने सॉल्व किया था ना, ऐसे सॉल्व किया था ना, क्या निकला था फॉर्मूला कि मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो बेसिकली r1 स्क्वायर, तो क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद है कि भूल गए। रिजल्ट r1 क्यों लिखा, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो जनरली मैं r1 लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन वाले को। तो r1 क्या था, मैग्नीट्यूड ही था। मतलब आप ये लिख सकते हो कि r1 को a माइनस बी हुआ ये, अरे यार ये लिख सकते हो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये। देखो सब ना रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा दिमाग में बिठानी पड़ेगी ये चीज़ें, कि जैसे ही आप बोलो कि यार r1 स्क्वायर है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, तो a माइनस बी क्या था, रिजल्टेंट ही तो था एक्चुअली, उसका मॉडुलस से तो r है। याद है हमने प्रूफ किया था,
ए माइनस बी का फॉर्मूला निकाला एक लंबा सा, माइनस टू ए बी कॉस थीटा। अब वो क्या है, ए माइनस बी का मॉडुलस ही तो है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आएगा। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये चीज़ जो होगी इट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको वहाँ ले गया, रूट बना दिया उसको, ए स्क्वायर। अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बस, तो अब v1 v2 की जगह v ले सकता हूँ, वो तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल था, डायरेक्शन बदलती रही तभी वेलोसिटी चेंज हुई थी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का प्लस माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, 2ab कॉस थीटा। जो समझ जल्दी है ना, समझ आ गया ना, वेरी गुड, ज़्यादा देर नहीं लूँगा, कर दो सॉल्व। 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू, 2v स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ठीक है। अब एक कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, अब रीअरेंजमेंट करना है बस हमको। अब ये दिख रहा है क्या आपको, हाँ देखो एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पड़ी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको वहाँ ले, उसको वहाँ ले गया, इसको वहाँ ले गया, समझ रहे हो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ कॉस के साथ जो एंगल है उसका मैं 1 माइनस करूँ अगर, तो 2 साइन स्क्वायर, ये एंगल उस कॉस वाले एंगल का हाफ हो जाता है, 2 थीटा का थीटा हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल हाफ किया ना, समझ रहे हो ना। 2 थीटा का थीटा हो गया था, तो थीटा का थीटा बाय 2 हो जाएगा। लगा दो इधर, लगा दो इधर, 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, 2 भी 2 बार है, v भी 2 बार है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर भी है, सिंपली क्या आया 2v साइन थीटा बाय 2। दिस इज व्हाट डिफरेंस इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी। ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, और देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन का फंडा याद रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला रटना है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर हमारे पास थाली में परोस के आया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बाई चांस इसने पूछा था व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इसने कुछ टाइम दिया होता टी नॉट, तो डिवाइड बाय टी नॉट करते वो एक्सेलरेशन आ जाती, ठीक है। इतना सवाल पूछा जाता है। अब बच्चों के मन में कुछ उत्पन्न हो रहा है कि सर डायरेक्शन तो बताई नहीं आपने, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। एक बात दिमाग में गांठ मार के रख लो, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर मैं तो नहीं मानता, कैसे सेंटर की तरफ है, पागल बना दोगे सर। बनवाऊँ, देखो डायरेक्शन के लिए मैंने कहा था आपको फिर माइनस वाला ड्रॉ करना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए तो करना पड़ता है भाई, इतना तो करना पड़ेगा ना, प्लीज़ यार प्लीज़। देखो v2 माइनस v1 करना था हमको, यही बना दूँ, यहाँ से अच्छा बात चलेगा। चलो यहाँ से लो, v2 माइनस v1 करना था, तो v1 यहाँ पे, तो माइनस v1 कहाँ चला गया, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सर्कल अच्छा बना नहीं। अब माइनस v1 ये है, v2 ये है, ठीक है। इसका अगर मैं मॉड हटा दूं तो v2 ये है, v1 ये था, माइनस v1 इसके अपोजिट हो गया ना, माइनस v1 वेक्टर हो गया। तो बेसिकली इनको ऐड करना है, v2 माइनस v1 क्या है, v2 प्लस ऑफ माइनस v1, और वो उसका रिजल्टेंट देगा बीच में। अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट कहाँ पे आ गया, इस साइड ही तो रिजल्टेंट आएगा, हमारे सेंटर की तरफ ही एक्ट करेगा। सर मैं कैसे सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, अरे आएगा यार, इतना तो मान जाओ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ ही एक्ट करेगी। और कब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी, कब ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। जब यूनिफॉर्म ना हो तब एक और एक्सेलरेशन आती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो पूरे सर्कुलर मोशन का मैं सोच रहा हूँ जब काइनेमेटिक्स करेंगे ना अलग से पूरा कराऊंगा सर्कुलर मोशन का, उसमें कुछ एक्सेलरेशन अलग तरह की होती है, अभी के लिए याद कर लो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट एक्ट्स ओनली टुवर्ड्स द सेंटर। वेरी गुड, फोटो खींचो, इसकी फोटो खींचो, फ्रेम कराओ, शाबाश, खींच लो।
चलो चलें आगे। और ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको समझ आया तो आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है। डरना नहीं है कभी फिजिक्स से, डरना नहीं है, डराओ फिजिक्स को। शाबाश, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। चलो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला सवाल तो कर लिया, अब नॉर्मल सवाल करते हैं। एक सवाल ढूंढ के लाया था मैं आपके लिए, काश वो मिल जाए मुझे, काश वो मिल जाए सवाल। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है इफ v1 प्लस v2 का मॉड इज इक्वल टू v1 माइनस v2 का मॉड, ये कंडीशन गिवन है, एंड वेक्टर v2 इज नॉट इक्वल टू 0। फाइंड द एंगल, एंगल कुछ और ही बन गया, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2। क्वेश्चन मार्क आ गया, फाइंड नहीं स्टेटमेंट है, समझ आया क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन। इफ v1 प्लस v2 का मॉडुलस इज इक्वल टू v1 माइनस v2 का मॉडुलस, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन v1 एंड v2, v1 एंड v2। पता है वैसे थोड़ा ये सोचने से ही ना, इमेजिनेशन से ही आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा, अगर थोड़ा सोचो तो। नहीं सर सोचना थोड़ी है, फॉर्मूला लगाना है। चलो फॉर्मूला लगाओ, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, v1 प्लस v2 का मॉड इज इक्वल टू v1 माइनस v2 का मॉड। ये मुझे पता है, मुझे पता है, दिमाग लगाओ थोड़ा। क्या ये एडिशन ऑफ वेक्टर है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, क्या रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होता है, ऊपर जो वेक्टर लगाओ। हाँ सर होता तो है। क्या ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, जिसको हम r1 बोलते हैं। ये वही रिजल्टेंट है ना, याद करो, -2 भी कॉस थीटा वाला, याद करो नहीं तो दिलाऊं फिर याद, आ गया, गुड। क्या मैं स्क्वेयरिंग करूं पहले, छोड़ो, ये लिखो पहले, क्या होता है ये, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। आ रहा होगा धीरे धीरे, पॉज करके ट्राई करोगे पहले यार, पॉज करके ट्राई कर लो यार, कोशिश करो, इतना तो हिंट मिल गया। चलो हाँ करिए ट्राई, हो गया, अरे वाह, नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे सारा दिमाग लगा के सोच रहे होंगे, अगर सर इनके बीच में एंगल थीटा कैसे है, ये तो माइनस है, तो सर ये तो डायरेक्शन ही अपोजिट हो गई। हमने क्या रटा था, समझ के क्या रटा था, डिराइव करके कि थीटा इनके बीच का एंगल ही है, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ यहाँ माइनस करोगे। अगर ये आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो फिर ये मत सोचना कि ये तो v1 माइनस v2 के बीच में एंगल तो कुछ और होगा, नहीं वो नहीं सोचना, हमने वो समझ लिया था पहले। वेरी गुड। क्या स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, हमारा क्या जा रहा है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। शाबाश। अब क्या करें, मार दे, लगा कुछ पता। हाँ सर 4 के इक्वल है। देखो अब मेरे पास कुछ, देखो पता है बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बेसिक चीज़ें भी सिखाना चाहता हूँ, बेसिक चीज़ें भी सिखाना चाहता हूँ। सीधे ये नहीं बोल सकते हम कॉस थीटा 0 है, क्यों, ये भी 0 हो सकते हैं, 4 भी v1 भी v2 भी,
क्या 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है? इस 4 इज इक्वल टू 0? अगर आप सोच रहे हो नहीं हो सकता। क्या V1 0 है? इसने कुछ नहीं बोला। V2 को तो उसने बोली थी 0 नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या? cos थीटा तो 0 बचा, गरीब कर दो 0 इसे। वो बोल नहीं रहा बेचारा, जो बोलते हैं उसकी आवाज़ दबती है ना, आवाज़ उठाया करो अपनी। इसने कुछ बोला नहीं, 0 कर दो। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो क्या हो गया वेक्टर? परपेंडिकुलर। देख लो एक बार ध्यान से, फोटो खींच लो अपनी अपनी, नहीं बोर्ड की, ठीक है ना। कितना मुश्किल लग रहा था। कूल होकर सोचना है, चिल होके आराम से आपको सोचना है कि यार फ्रैक्शन में क्या होता था, उसमें होता था। देखो जो आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है ना, कि देखो जो आपको फॉर्मूले, देखो फॉर्मूला याद करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला रटने वाले तो बहुत रटते हैं फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूले में क्या चीज़ यूज़ हो रही है और उसका क्या मतलब है, क्वेश्चन में उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, ये फिजिक्स है बस। और करें क्वेश्चन, और करें, गुड, शाबाश, जीते रहो। चलो, 3 vectors PQ and R are such that, यार राइटिंग अच्छी लिखूंगा, बहुत हो गया। खाक अच्छी। such that mod of P is equal to mod of Q। पहली कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन गिवन है mod of R is equal to √2 mod of P। दूसरी कंडीशन भी हो गई, कंडीशन तो हो गई, पर राइटिंग का क्या करोगे सर, ठीक है। एंड P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर R। ये तो किया नहीं सर ऐसा कभी। होता है रात को, ऐसा होता है, रात के 2:30 बजे ऐसा होता है मेरे साथ कुछ कभी कभी। चलो बताओ ये क्या हिसाब किताब है, थोड़ा सा सोचो इसको, बिना सोचे कभी मत बोला मुझसे नहीं होगा यार, मुझसे तो नहीं होगा यार। ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो हम साइंस लेने के बिल्कुल काबिल नहीं। कभी नहीं करना मुझसे नहीं होगा। हाँ मर्डर का ना, मर्डर सर ने कहा था मर्डर हो जाएगा मुझसे, मर्डर मर्डर को छोड़ के सब हो सकता है, ठीक है, मुझसे हो जाएगा, ठीक है, आपसे अब हो जाएगा क्वेश्चन। अब सोचो कि इसमें क्या कंडीशन है और क्या हम कुछ में कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन P एंड R। P एंड R के बीच में एंगल निकालना है। कंडीशंस गिवन है आपके सामने, मॉड्यूलस गिवन है हमको कुछ कुछ। अब मॉड्यूलस गिवन है तो हमें यार R वाला फॉर्मूला तो लग सकता है रिजल्टेंट वाला ना, और यार कुछ ये भी सम भी गिवन है तीनों का। थोड़ा सोच के हम ऐसा करते हैं कि भाई मॉड्यूलस तो गिवन है, ऐसा ऐसा हिसाब किताब, तो मॉड्यूलस ऑफ P को अगर हम x ले लें, लेट दिस, देन क्या हो जाएगा मेरे पास, मॉड्यूलस ऑफ Q वुड बी x एंड मॉड्यूलस ऑफ R वुड बी √2x। पहले तो हमने थोड़ा सुंदर परिभाषा में इसको परिवर्तित कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज दिस थिंग। पर सर ये तो 3 का सम 2 का इतनी मुश्किल से क्या, 3 का सम 2 का बना देते हैं। देखो P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक बात। अब हमको शिफ्ट करना तो आता है, एक को हम वहाँ लेकर जा सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान से सोचो किसको लेकर जाएंगे, एंगल किसके बीच निकालना है, P एंड R के बीच में निकालना है। अगर मैं P और R को साथ रखूं तो हो सकता है मॉड वॉड लेने से कुछ उसका cos थीटा आ जाए बीच में, समझ लो। अगर मैं P और R को साथ रखूं और Q को वहाँ ले जाऊँ तो P और R की बात हो रही है, तो साथ रखने से कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब बोलने का मैं ऐसा करूँ, अगर P प्लस R इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q,
तो ना यहाँ ले गया इसको बस। यहाँ तक तो समझ आ गया सर, आगे क्या करोगे आप? दोनों साइड में मैथमेटिकल इक्वेशन में इफ आई डू सेम थिंग्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन वोंट गेट चेंज्ड। तो अगर मैं दोनों साइड मॉड ले लूँ तो ओह ये तार, इज्जत पे बात आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना दिक्कत? चलो बहुत अच्छी बात है। P प्लस R का मॉड इज इक्वल टू Q का मॉड। माइनस और Q का मॉड सीमित होगा, ऐसे लिख दिया मैंने स्टेप, को जरूरत भी नहीं थी इसकी। अब बिल्कुल सही, शाबाश। P प्लस R इज इक्वल टू Q का मॉड क्या है? X। सर यहाँ पे लिखो x और √2x, ये सोच रहे हो क्या? वेक्टर है ये। मॉड ऑफ P प्लस आर इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ P प्लस मॉड ऑफ R। नहीं लिख सकता अभी मैं, बट कुछ कर सकता हूं। इसको अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? P प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब P प्लस आर क्या होता है मेरे बच्चों? P प्लस आर क्या होता है? रिजल्टेंट होता था P प्लस आर, जो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा होता था, उसको हटा के मैं आर स्क्वायर लिख सकता था कभी कभी। तो आर स्क्वायर क्या हो जाता? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। तो ये आर स्क्वायर ही है ना। P प्लस आर तो मेरा a प्लस बी की फॉर्म में ले लो। a प्लस बी तो मेरे पास क्या होता है? रिजल्टेंट। वेक्टर प्लस वेक्टर बी क्या? रिजल्टेंट। उसका स्क्वायर कर दिया तो रूट उड़ नहीं गया दूसरी साइड से। चलो ऐसे मतलब ये है ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ ये क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस 2p कॉस थीटा। p का मैग्नीट्यूड क्या था? x a स्क्वायर। r का क्या था? √2 था, उसका स्क्वायर 2 हो गया, और x स्क्वायर देखो इसका स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। p दोबारा x है, q √2x है पूरा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला एक्स स्क्वायर आ गया ना, ये वाला समझे हो ना? LHS है और ये RHS है। रिजल्टेंट स्क्वायर ऐसा हो गया, बहुत अच्छी बात। उड़ा दो मार दो। अब क्या होगा ये? 2x स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कुछ हुआ? देखो, उड़ा दो, 2 उड़ा दो, एक्स स्क्वायर उड़ा दो, क्या बचा? 1 प्लस √2 कॉस इक्वल 0। सर ये 0 नहीं हो गया, अरे शॉर्ट फॉर्म में किया था, रुको। ऐसा था ना, कॉमन ले लो इसमें से आप 2x स्क्वायर, क्या बचा? 1 प्लस √2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो आया, 2x के बाद नीचे 0 हो गया, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हुआ भाई आपका? -1/√2। अब यहाँ फंस गए यार, ये क्या माइनस में आ गया? तो इसके लिए आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। कॉस माइनस हाफ कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वेक्टर का बीच का एंगल जो होता है 0 से 180 के बीच में होता है। या तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लूँगा या सेकंड क्वाड्रेंट लूँगा। फर्स्ट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस 1/√2 कब आएगा? 135 डिग्री पे। अगर आप बोलोगे इसकी मैं छोटा सा आपको समझा दूंगा बीच में कभी ना, एंगल्स कैसे निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ के फिर अटक जाओगे आप, फिर ऑप्शन में कहोगे तो समझा दूंगा आपको मैं, ये एंगल्स कैसे निकालते हैं ना, कई बार हो जाते, कुछ नहीं होता, बच्चे ही हो। इसको छोड़ के चलो, दिक्कत है यहाँ तक बताओ, क्या अच्छा था ना ये क्वेश्चन? अच्छा, मतलब ये अच्छे को एग्जाम्स में आ सकता है, है ना, जो बेसिक आपके एग्जाम्स होते हैं
अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इनको, लेकिन देखो ये कुछ करना थोड़ी था। हाँ, क्यू को क्यों लगे, आर को क्यों नहीं लगे? देखो पी और आर को लिया साथ में, तभी तो इनके बीच का एंगल है कॉस थीटा, पी और आर के बीच का। अगर मुझे दिया होता फाइंड एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, तो पी को वहाँ ले जाता। ये सोचना पड़ेगा भाई, दिमाग चलाना पड़ेगा मेरे भाई। कर दूँ क्या रब? शाबाश शाबाश शाबाश। तो आई होप ये 3 सवालों से आपका थोड़ा दिमाग खुला होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, कुछ सवाल हम आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, हार नहीं मान सकते हम, बिल्कुल नहीं मानना हार। ऐसे ही होता है 2:30 बजे AM, नॉट PM। कुछ ये सीखा करो कुछ ना। मैं अगर 2:30 बजे पढ़ा सकता हूँ, क्या पढ़ी थी 2:30 बजे? पढ़ा करो, लेकिन ऐसे नहीं रात को पढ़े सुबह पूरा दिन खराब हो गया, ऐसा भी नहीं करना। यू हैव टू मेक अ बैलेंस। तो लेकिन एफर्ट लगाओ, जो मैं सबको बोलता हूँ, एफर्ट आप लगा दो। एक लाइफ है, एक लाइफ, एफर्ट लगा दो पूरे आप। मुकाबला किससे? अपने आप से। क्या लास्ट टाइम के हिसाब से मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट की? क्या मैं ज़्यादा पढ़ा या पढ़ी? जवाब हाँ है तो सही ट्रैक पे जा रहे हो, जवाब ना है समझिए। गुड बच्चों, नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने ये बहुत बार सुना है, मैंने भी कई बार पढ़ा है। अगर आपको पढ़ा है तो मैंने कहा ये देखो कंपोनेंट होते हैं फोर्स के, है ना। आज वो कर ही लेते हैं सच में। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या वेक्टर्स। देखो बच्चों, जो वेक्टर होते हैं ना, इनको हम 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ना रिजॉल्व कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अब सर करना क्यों है? करना इसलिए है क्योंकि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं या बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो इससे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। या कई बार हमको कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। ज़रूरत कैसे पड़ जाती है? पहले मतलब ये होता क्या है समझ वाले। देखो एक वेक्टर बच्चों, ये ना एक्स वाई एक्सिस है, इट इज़ एक्स, इट इज़ वाई। ठीक है, ठीक है, ये तो गाना था ना एक। ठीक है, एक वेक्टर ऐसा है, टेढ़ा बना पर समझो सीधा है। ठीक है, एक वेक्टर भी नहीं इस ढंग से बनाया था। एज्यूम कर लो ये वेक्टर है एफ वेक्टर, फोर्स है कुछ, एज्यूम करो ये एंगल थीटा है। सर सब एज्यूम ही करना तो आप क्या हो, नहीं करना पड़ता है एज्यूम। अब मैंने कहा कि मैं इसको कोई 2 ऐसे वेक्टर में रिजॉल्व कर सकता हूं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, लेकिन उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एफ के इफेक्ट के बराबर ही हो। याद है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे हम, क्या बोलते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है कि जिसका जो नेट इफेक्ट है वो उन दोनों रेजिस्टेंस के टोटल इफेक्ट के बराबर हो। कंपोनेंट्स का भी वो हिसाब है। ये 2 ऐसे वेक्टर आएंगे जिनका जो नेट इफेक्ट होगा वो सिर्फ एफ के इफेक्ट के बराबर है, तो एफ को हटा के मैं वो 2 कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ। समझा? तो पल्ले बड़ा मतलब बेसिक क्या है, फीलिंग है कि फील करना कर क्या नहीं इसमें। वेरी गुड। तो ऑब्वियसली वेक्टर ऐसा कुछ बनेगा, वेक्टर ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर रहिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं इसको एफ एक्स नाम दूं, इस कंपोनेंट को एफ एक्स, इसको मैं एफ वाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो पता ही है आपको क्या क्या है। सिर्फ वेक्टर बनाया था इसको। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा रिवर्स में चलूँ, क्या मैंने ये पढ़ा था रिजल्टेंट क्या होता है? ए प्लस बी, और रिजल्टेंट क्या था? नेट इफेक्ट। कर रहे हो, डॉट्स जोड़ रहे हो, डॉट्स। रिजल्टेंट क्या था? ए प्लस बी। मैंने कहा ए प्लस बी वेक्टर, आप बोलोगे सर ए प्लस बी इक्वल टू आर। आर क्या था? आपने बोला सर वो ना इफेक्ट था, नेट इफेक्ट। ए और बी को प्लस करके एक नेट रिजल्टेंट आर आता था, है ना। उन दो को ऐड करके नेट एक वेक्टर आता था जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ ए प्लस बी की जगह, जिसका मैग्नीट्यूड में निकाला था इसके बीच के 2b cos थीटा, और डायरेक्शन तो tan अल्फा करके कुछ होता था। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। अब इसमें उल्टा कर रहा हूँ, आर को मैं ए प्लस बी में कर रहा हूँ रिजॉल्व।
नेट इफेक्ट तो एफ ही है ना। तो अगर मैं पैरेललोग्राम बना लूँ, ये भी पैरेललोग्राम से हमने किया था ना, अरे भाई साहब देखो ये ए था, ये बी था, ठीक है, ए बी था, ऐसे कुछ पैरेललोग्राम बनाते थे हम, ये आर आता था, अब आर ए प्लस बी होता था, नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट एफ है, तो पक्का एक पैरेललोग्राम यहाँ ऐसा होगा जो इस सिचुएशन में रेक्टेंगल बन जाएगा। कोरिलेट कर पा रहे हो ना, करो कोरिलेट, मजा आता है, कोरिलेट करो। देखो आर मेरे पास नेट इफेक्ट था ए प्लस बी का, इनको मिला के मैं पैरेललोग्राम बनाता था और कहता आर नेट इफेक्ट है तो आर ए प्लस बी है। अभी नेट इफेक्ट मुझे पता है कि एफ है, तो ऑब्वियसली इनको ऐड करने पे एफ आना चाहिए, मतलब पैरेललोग्राम भी हम बन सकता है जो कि रेक्टेंगल हो गया क्योंकि 90 डिग्री है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, बिल्कुल सही लिख सकता हूँ, तभी तो नेट इफेक्ट आएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। अब थीटा है, इस ट्राइंगल में अगर हमको थोड़ी बहुत समझ है ट्रिग्नोमेट्री की, तो एफ वाई का ये एफ वाई आ गया, बराबर है ना ये, तो ये एफ वाई मैग्नीट्यूड तो है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप, ये लेंथ एफ वाई है और ये लेंथ एफ एक्स है। ध्यान सोचो थोड़ा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एफ एक्स अपॉन एफ, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं एफ ले लूँ तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। समझ आ रही है, एफ एक्स क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। क्या आप एफ वाई निकाल सकते हो, क्या एफ वाई निकाल सकते हो? अगर मैं लिखूं एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, क्या मैंने ठीक लिखा है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है एफ वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है एफ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एफ वाई है अपॉन एफ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एफ वाई अपॉन एफ, तो एफ वाई एफ साइन थीटा आ जाएगा। देख लो करके, पॉज कर लो, सोच लो, विचार कर लो। तो भैया इससे क्या मिल गया हमको, हमको मिल गए परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिल गए, हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिल गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिल गए। मतलब अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा। सुनने में बहुत सही लगा बट इसमें थोड़ा लोचा है, हर बार एफ एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा नहीं होगा, डिपेंड करता है एंगल कहाँ पर है। तो जहाँ पर एंगल है ना, देखो उसके साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला हो जाएगा। अगर एंगल ऊपर होता ये अल्फा, तो ये एफ साइन अल्फा, एफ कॉस अल्फा हो जाता। जहाँ एंगल है वो वाला कॉस थीटा है, एक्स तो एक्स की तरफ एंगल था, एक्स कॉस थीटा होगा। जनरली ऐसा ही होता है कि आपको इसी फॉर्म में दिया होता है, तभी हम एफ एक्स एफ कॉस थीटा, एफ वाई एफ साइन थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि थीटा क्या होता है, एफ और एफ एक्स के बीच का एंगल होता है। थोड़ा समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, मैं यही कह रहा हूँ। चलो अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि ऐसे ही सिचुएशन के लिए एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज एफ साइन थीटा। लेकिन अगर ये एंगल यहाँ पर ना होकर इधर हो जाता तो मेरा एफ वाई हो जाता एफ कॉस थीटा, एफ एक्स हो जाता एफ साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लगा लो ना, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन के लिए एक्स एक्स एफ कॉस थीटा, एफ वाई एफ साइन थीटा। तो एफ एक्स और एफ वाई को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। जो थीटा के साथ एंगल बनेगा, थीटा के साथ जो कंपोनेंट है ना उसके परपेंडिकुलर दूसरा साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कंपोनेंट्स का हिसाब किताब था, ठीक है। अब भाई हमें कंपोनेंट्स चाहिए क्यों होते हैं, सोचो थोड़ा। प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर सर, अभी जो हमारे हम पर लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, गलत, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया प्रेशर। तो हमको एक सवाल दिया हो कि भाई एक वॉल है, कुछ ऑब्जेक्ट है, ये एरिया ए है, यहाँ पर फोर्स लग रही है 30 डिग्री के साथ, प्लेन से 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो कहता है कि भाई बताओ प्रेशर क्या होगा।
प्रेशर में अगर ये फोर्स 3 न्यूटन है और ये एरिया मेरे को 1 मीटर स्क्वायर गिवन है, एज्यूम कर लो ऐसा कुछ है, तो प्रेशर में क्या लिखूंगा 3/1 नहीं लिखूंगा, फोर्स 3 न्यूटन नहीं सकता मैं, प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन द एरिया। तो अगर इसको ऐसा और ऐसे कंपाउंड में रिजॉल्व कर लूँ, सर ये कैसे कर दिया, ये तो गंदा सा बन गया, अरे आगे ले जाओ इसको, ऐसे ले जाओगे तो ऐसे ऐसे कंपाउंड हो गए, तो समझ लो, समझो ना, अरे इसमें डर तो नहीं लग रहा, इसको आगे ले जाओ ना, इसको आगे ले, ऐसे कर लो, खिसका लो, ऐसे कर लो, ये बन गया, ठीक है। अब ये 30 है, बनाई दूं क्या आपके लिए, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है, क्या ये भी 30 होगा, वर्टिकली पोज्ड एंगल्स, वर्टिकली पोज्ड एंगल्स यहाँ देख लो, 30 होगा ना ये, ठीक है। अब देखो लोचा हुआ जो मैं समझा रहा था, आपने फोर्स को आगे ले गए, आपने बोला मुझे ये और ये कंपाउंड में रिजॉल्व करता हूँ, परपेंडिकुलर कंपाउंड से दोनों, आपको पता चला एंगल ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये अब वर्टिकल वाला क्या हो गया, F cos 30, ये क्या हो गया F sin 30, एंगल के साथ वाला कॉस आएगा हमेशा। अब परपेंडिकुलर कौन सा है कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर है, F sin 30, F की वैल्यू क्या थी 3 न्यूटन, sin 30 का था 1/2, तो 3/2 न्यूटन फोर्स हो गई, जो प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेगी, दूसरी फोर्स वो कंपोनेंट नहीं करेगा, वो तो निकल स्लिप हो जाएगा ना, बस समझ रहे हो ना, स्लिप मतलब तो पैरेलल है, तो 3/2/1, तो यहाँ काम आया कंपोनेंट। आप जब आगे जाकर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करोगे ना, ये ब्लॉक पड़ा है, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, टेंशन, ये mg है, तो इसमें फोर्स से बैलेंस करने के लिए आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे टेंशन के, ये एंगल कुछ गिवन होंगे, तो वहाँ पे भी ये बहुत काम आता है। तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो हमको ये समझ आना ही चाहिए। सवाल आपको कैसे भी आ सकते हैं, नोट करना तो कर लो, मतलब फोटो खींच लो फोटो, शाबाश, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि x और y एक्सिस ही नहीं होंगे, कोई भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, कोई भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये नहीं x और y ही नहीं हमेशा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये और ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, समझो। अगर इसके अलाउंग cos थीटा आपने लिखा, थीटा एंगल बना रहा है एक वेक्टर इसके अलाउंग, तो इसके परपेंडिकुलर के अलाउंग वो sin थीटा बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये 3 न्यूटन फोर्स गिवन है, ये 5 न्यूटन गिवन है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, आपको बोला एक्स और वाई के अलाउंग कंपोनेंट्स बनाओ, टोटल फोर्स कितनी होगी एक्स और वाई के अलाउंग, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे बच्चों, ये थीटा के साथ वाला कॉस 3 cos 60 न्यूटन, ये 3 sin 60 न्यूटन, क्यों, थीटा के साथ वाला कॉस होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा 5 cos 30 न्यूटन इस साइड, और इस साइड 5 sin 30 न्यूटन, तो भैया बताओ कितना, 3 cos थीटा क्या होता है √3/2, cos 60 इज √3/2, 3√3/2 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा, ओहो 1/2, 3/2 न्यूटन, sin 60 3√3/2 न्यूटन, टन 5 cos 30 5√3/2 न्यूटन, 5 sin 30 5/2 न्यूटन, टन, ठीक है। तो अब देख लो कौन ज़्यादा है, ये 2.5 हो गया, ये कितना हो गया ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया चलो, ये अगर ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो कम होगा ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देना उसमें से। अगर ये देखो, अगर ये बड़ा है तो आप बोला नेट फोर्स उस तरफ है, दिस माइनस दिस, इतनी मैग्नीट्यूड हो गया और उस तरफ है, सॉल्व करूँ क्या, 3 × 1.73 डिवाइड बाई 2, 3 × 9 21 ऊपर गया, तो 5, हाँ देखो कितना, देखो किस्मत ही है, देखो कितनी क्लोज वैल्यू है, बट चलो ये बड़ा है, ठीक है। तो दिस माइनस दिस न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे ये देखो 3/2 1.5, और ये चलो ये बड़ा है, अब इसमें से ये माइनस करो, इतनी फोर्स टुवर्ड्स नीचे। अब बोले नेट कितनी है भाई, कोई चक्कर नहीं, फोर्स यहाँ आ गई, रिजल्टेंट निकाल लो आप,
सिंपल। एंगल कितना है, कुछ नहीं पता है, मैं फॉर्मूला tan वाला, बट इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो जब परपेंडिकुलर हो ना, मतलब पता है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बात आपको समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो, ये 5 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, इसका रिजल्टेंट कुछ आया, ठीक है। अब कितना एंगल बनाएगा, अगर अल्फ़ा लिया है आपने ना, तो tan अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 5, तो लंबा फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। सर वो गलत हो जाएगा क्या, सर वो गलत हो जाएगा क्या, मैं लिखूँगा तो tan अल्फ़ा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर वो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा यार, लेकिन ज़रूरत ही क्या है, क्यों, tan अल्फ़ा क्या होता है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ये होता था ना। थीटा कितना है 90, तो b मतलब चलो बाद में अपॉन a, थीटा 90 था ना, 1 हो गया, कॉस 90 तो 0 हो गया, तो b अपॉन a आया, b क्या है 3 और a 5, 3/5 तो आ गया। समझ लो परपेंडिकुलर में आप लगाना तो लगा लो आप, बट लेकिन समझ लो ऐसी इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकल आएगी हमारे पास। सोचो कंपोनेंट का फ़ायदा क्या है, इतनी कहते नहीं कैसे कैसे का हमारे पास कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में 2 कंपोनेंट्स आ गए, उसका रिजल्टेंट निकाल लो, वो भी 2 थीटा लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², a² + b² 2ab cos थीटा होता है ना, a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा फिर 90 होगा, a² + b², सिंपल। तो रट भी सकते हो उनको आप, परपेंडिकुलर हो तो फॉर्मूले शॉर्ट हो जाते हैं थोड़े से, बट वो लगाना तो लगा भी सकते हो। समझ रहे मैंने बोला क्या, मैंने ये बोला कि रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट कैसे आएगा, a² + b², खत्म। पाइथागोरस थ्योरम लगा ना, पाइथागोरस थ्योरम। सर आगे कहाँ चला गया, वो cos थीटा वाला कहाँ गया, सर कहाँ गया वो, सर झूठ बोल रहे हो आप। अरे थीटा 90 है ना, वो 0 हो गया, ऐसे मैंने ये फॉर्मूला भी शॉर्ट कर दिया, या तो रट लो या तब भी सोच लो, तो इतना बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारे पास। तो बच्चों ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी से करेंगे, यूनिट वेक्टर करेंगे, यूनिट वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, बड़ा मजा आने वाला है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आया होगा समझ तो मुझे कमेंट कर देना, आप और कुछ डाउट पूछ भी लेना। पढ़ते रहो बच्चों, आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।